नमस्कार मित्रों, राम जी राम। पिछले वीडियो में हमने कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व किए थे और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है आपको √2, यानी अपवर्तनांक अगर देखा जाए तो आपको √2 दे रखा है। जैसे अपवर्तनांक n √2। आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रिज्म कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म कोण का मतलब हम प्रिज्म कोण को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और वो आपको दे रखा है 30 डिग्री। और इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि ये सवाल नीट 2018 में पूछा गया है। तथा प्रिज्म की एक सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। भाई ये रहा आपका प्रिज्म। कंसेप्ट पे ध्यान देना कि प्रिज्म पर आपतित किरण इस प्रकार से आपतित होती है और यहाँ अगर देखा जाए तो इस सतह के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये इसका अभिलंब रहेगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि एक सतह को, दोनों सतहों में से एक सतह को परावर्तक पृष्ठ यानी दर्पण बना दिया गया है, यानी कि यहाँ पे पॉलिश करके इसको, इस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। अब ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ध्यान देना, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि परावर्तक जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर आने वाली जो किरण है, तो ये किरण यहाँ से इसका अपवर्तन होगा और ये परावर्तक पृष्ठ पर आएगी और आने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाती है, वापस जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट जाती है। तो आपसे पूछा है कि अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि पहला यहाँ पे जो कोण है, कोण ए, जिसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि आने वाली जो किरण है वो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ध्यान दीजिए, जब हम लोग किरणों के नियम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि वापस उसी दिशा में कौन सी किरण लौटती है, जो किरण लंबवत होती है। ये किरण लंबवत है, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये किरण पृष्ठ से टकराकर वापस इसी दिशा में लौटती है और वापस इसी दिशा में कौन सी किरण लौटती है, जो किरण पृष्ठ पर लंबवत आती है। इट मींस ये किरण लंबवत आ रही है, यानी ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर ये प्रिज्म कोण 30 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो कुल मिला के ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा। मैं बात इस कोण की कर रहा हूँ, मैं पूरे कोण की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से ध्यान दीजिए, मैं केवल यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ये आने वाला ये कोण आई है और यहाँ से यहाँ तक अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है, ये कोण कौन सा है, R। हमें अपवर्तन कोण पूछा है यहाँ पे कि अपवर्तन कोण कितना होगा, यानी कोण R का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये ऑटोमेटिक कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। फिर से अब जो पहली सतह है प्रिज्म की, उसकी हम बात करते हैं। ये वाली पहली सतह और ये अभिलंब है, हमने ऐसा पढ़ा है। तो अभिलंब फिर से कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी यहाँ से यहाँ तक कोण कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। तो यदि मैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करता हूँ तो मेरे पास अपवर्तन कोण कितने डिग्री मिलता है, 30 डिग्री। तो ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था नीट 2018। हालांकि इसमें एक चीज और दे रखी है कि अपवर्तनांक √2 है, लेकिन ये आपको बता दें कि यहाँ इसका कोई भी रोल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमें प्रिज्म कोण दे रखा है और दूसरा ये कहा गया है कि लंबवत किरण है। लंबवत है मतलब 90 डिग्री से ये यहाँ पे जो है पृष्ठ पर परावर्तित होगी। तो ये 90, ये 30, तो ऑटोमेटिक 60 और ये 60, तो 90 में से 60 गया, यानी कि कितना हो गया, 30 डिग्री यहाँ पे ये कोण आपके ऑलरेडी होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपको ये बोला गया है 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी गई है। अब ध्यान आपको ये देना है कि प्रश्न में दे क्या रखा है। सबसे पहले तो इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। और सबसे पहले तो कि दिया है, दिया क्या है आपको, ऊंचाई वस्तु की जो कि 3 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई को, बिंब की ऊंचाई को हम h के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी का मान, और वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद उत्तल दर्पण के सम्मुख 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी यानी बिंब दूरी, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, u से।
और वो आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान रहे 60 सेंटीमीटर, यू हमेशा ही माइनस में होता है तो ये यू माइनस में होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण कहा जा रहा है और दर्पण के सामने हमेशा ही उल्टी दिशा होती है। पूछा है आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी लोकेशन बतानी है, आकार बताना कितने गुना वो आवर्धन होता है तो उसका आवर्धन भी बताना है, प्रकृति बतानी है, स्थिति बतानी है और आकार बताना है। अब अगर ऑप्टिक्स में से ऐसे सवाल आपको पूछे जाए, और ये बात बिल्कुल तय है कि सवाल पूछे जाएंगे और हमेशा ही पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया भी है, तो आपको सॉल्यूशन किस तरीके से करना है पहले तो ये ध्यान दीजिए। हमें स्थिति पूछी है, स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बिंब दूरी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है और आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहले तो प्रतिबिंब दूरी यानी कि प्रतिबिंब दूरी को यहाँ पे निकालना होगा, और आपको ऑलरेडी यहाँ पे फोकस दूरी का मान दे रखा है और बिंब दूरी का मान दे रखा है, तो आप दर्पण सूत्र के माध्यम से वो तो कर लेंगे। अब स्थिति हो गई, लेकिन आकार हमको पूछा है उसका आकार क्या होगा, तो आकार के लिए भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को हम उसका क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और हमें बिंब की ऊंचाई ऑलरेडी h का मान दे रखा है, h डैश का मान नहीं दे रखा है, तो हम आवर्धन के फॉर्मूले से v/u के बराबर में करके इसका मान भी निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या तो दे रखा है, और फिर जो दे रखा है उससे कौन से फॉर्मूले से हमें जो है मान निकालना है। यदि मेरे पास f और u है तो मैं v को आसानी से निकाल सकता हूं, और यदि मेरे पास ऊंचाई का मान है तो मैं प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकाल सकता हूं। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो देखते हैं, दर्पण सूत्र को लेते हैं सबसे पहले, दर्पण सूत्र। और अब सवाल आपका ये भी होगा कि सर अलग अलग से फॉर्मूले ले रहे हो, कभी आप मेकर सूत्र यूज लेते हो, कभी आप लेंस सूत्र लेते हो, कभी आप दर्पण सूत्र लेते हो, कभी आवर्धनता का सूत्र लेते हो। तो फर्क ये है, दर्पण और लेंस का तो आपको प्रश्न में पता चल ही जाएगा, लेकिन वहां मेकर सूत्र लेना है यूज में या फिर दर्पण सूत्र लेना है, इस बात का फर्क आपको ऐसे देखना है कि यदि अपवर्तनांक इसमें दे रखा है, यदि अपवर्तनांक दिया हुआ है तो आप वहां पे मेकर फॉर्मूले का यूज करेंगे। और दूसरी बात, यदि आपको वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है, जैसे कि R1 R2 वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है, उसका अपवर्तनांक दे रखा है, तो ये तीनों चीजें मेकर फॉर्मूले में होती है और इसीलिए हम मेकर वाला यूज में लेते हैं। लेकिन यहाँ बात साधारण सी है कि f दे रखा है, u दे रखा है, v का मान निकालना है, तो दर्पण सूत्र यानी दर्पण सूत्र f = v + u, ये काम में लेंगे। अच्छा, फोकस दूरी हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और उसके बाद v हमें निकालना है, और ये मैंने लिखा इधर प्लस, और u आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 1/60 ये हो जाएगा। दूसरी बात, पक्षांतरण यहां से अगर मैं करता हूं तो 1/v = ये 60 जब इधर आ गया तो 60 + 30 हो गया, ये सॉल्यूशन। और उसके बाद v का मान निकालने के लिए हमें 60 और 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/v कितना आ जाएगा, 3/60, 3/60, यानी कि v का मान अगर देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास अब किसका मान मिल चुका है, v का मान। तो देखें आवर्धनता, भाई आवर्धनता का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला आवर्धनता का हम पढ़ते हैं, m = h' तो होता ही है। एक और फॉर्मूला है कि m = v/u, दर्पण है तो ये फॉर्मूला माइनस में। तो अब आवर्धनता का ये भी फॉर्मूला और ये भी है, h' को मैं इसके बराबर में कर दूंगा। भाई v मेरे पास अभी पड़ा है, u भी मेरे पास पड़ा है, तो क्या करूंगा, h' = v/u हो जाएगा ऋणात्मक। v का मान हमारे पास पड़ा है कितना, 20, और u का मान हमारे पास पड़ा है कितना, -60 इंटू h, ऊंचाई हमें दे रखी है और कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। इसका मान हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, h डैश = 3/3 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो आपको कितनी मिली है, -1। तो इस बात का ध्यान रखें
आपको वो क्वांटिटी सारी एक बार नजरअंदाज करनी है, देखनी है कि क्या क्या आपको दे रखा है और उस आधार पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। सूत्र का विशेष ध्यान रखें आप लोग, और साथ ही सारी चीजें आपको दे रखी है। माइनस प्लस का यहाँ पे और ध्यान रखें, जैसे कि यहाँ माइनस v अपॉन यू, तो ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस 1 यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, क्योंकि फॉर्मूले का जो माइनस है उसका आप विशेष ध्यान रखें, कई बार हो जाता है। तो आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जल तथा कांच के अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक दे रखा है आपको और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, और ज्ञात करना है जल का अपवर्तनांक। यदि कांच से किरण कहाँ जा रही है, जल में जा रही है, तो देखें एक बार। अपवर्तनांक 2 दे रखे हैं। पहला अपवर्तनांक मैं मानता हूं, पहले जल का अपवर्तनांक 4/3, तो जल का अपवर्तनांक 10W से रिप्रेजेंट करूंगा, और 4/3। दूसरा आपको दे रखा है कांच का प्लस, यानी वो दे रखा है 2/3। दोनों अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं, और जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यदि किरण कहां से जा रही है, कांच से जल में गमन कर रही है, तो वहां अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा भाई, अपवर्तनांक के लिए तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा, और यहाँ 4/3 और हो जाएगा 2/3, यानी अगर देखा जाए तो 4/3 और 3/2, और 4×3 12/3 दूने 6, तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाएगी आपके 2/3 को लेकर। तो 4/3 और 2/3 जब भी दे रखा है, दोनों का अपवर्तनांक, दोनों का अनुपात निकालना है, जो कि नया अपवर्तनांक होगा एक जल के लिए, जब प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है। भाई यदि हम माध्यम दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो n/1 लिखते हैं, और यदि ऐसा हुआ कि हम दूसरे का पहले के सापेक्ष न लेकर के हम क्या करें कि जो अपवर्तनांक है वो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष लेवे, तो NW/Ng हो जाएगा। आपको NW का मान 4/3 दे रखा है, और इंटू 2/3 दे रखा है, तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे 4/3 इंटू 3/2 हो जाएगा, तो 4×3 12/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, यदि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, एक उत्तल लेंस आपको दे रखा है जिनकी वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या आपको पहली यानी R1, जिसे मैं मानता हूं दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो R1 20 सेंटीमीटर, और दूसरा वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है R2 30 सेंटीमीटर, लेकिन लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, तो यहाँ इस 30 को मैं क्या ले रहा हूं, माइनस। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो आपको यहाँ पे दिया गया है 1.5। यदि लेंस जल में रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसी लेंस को जल में रख दिया गया है, तब आपको उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और आपको पता है कि जल का अपवर्तनांक अगर लिया जाए तो 1.33 होता है। तो ये दो अपवर्तनांक आपके पास हो गए हैं। वक्रता त्रिज्याएं आपको दे रखी है R1 और R2 का मान, तो यहाँ ये ध्यान रहे, सबसे पहले जल का अपवर्तनांक N2 और N1 में मान लेता हूं इसको, ठीक है, जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे आपको R1 और R2 दे रखा है और ज्ञात क्या करनी है, फोकस दूरी। तो जब अपवर्तनांक दे रखा है और वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हो, तो ये तीनों लेंस मेकर फॉर्मूला में होते हैं, तो वहीं पे हम जो है मान ज्ञात करेंगे। एक बार लेंस मेकर फॉर्मूला N21 माइनस 1, N21 माइनस 1, और यहाँ 21 को क्या लिख सकते हैं, N2/N1, तो ये लिखा 1/R1 माइनस 1/R2। N2 हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी 1.5, और N1 हमारे पास पड़ा है 1.33, तो यहाँ दोनों का मान रखना, तो फोकस दूरी अपना आप आ जाएगी आपके पास, यानी N2 1.5 है और 1.33 माइनस 1 हो जाएगा 1/। पहली वक्रता त्रिज्या जो आपके पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और दूसरी वक्रता त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया आपके पास 30।
तो यहाँ सबसे पहले तो मैं इस दशमलव को हटा देता हूं, तो दशमलव को हटाएंगे तो 150, 133 -1 हो जाएगा, और दूसरा यहाँ हो जाएगा ये 60 और 3 प्लस 2 यानी 5/60। देखो आगे 150, 133, तो यहाँ कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, 150 में से 133 गए तो 17/133, 17/133 आपको मिले हैं, और इंटू 3 प्लस 2 5 कितने मिले हैं 60। अब अगर भाग लगाया जाएगा तो भाग 7.8 यानी लगभग 8 बार चला जाएगा। अगर 17 का भाग हम 33 में लगाए तो लगभग 8 बार जाएगा। तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यही लेते हैं 8 और 5/60। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 6 8 48 यानी 480 हो जाएंगे, 5/480 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि 5/480। तो लगभग जो है आपको यहाँ पे आंसर, इसका भाग लगाने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारा प्रश्न आपको सॉल्व करना है। जब भी वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हो, अपवर्तनांक दे रखा और फोकस दूरी पूछे, तो वहां हमें लेंस मेकर फॉर्मूला काम में लेना है। दूसरी बात कि यहाँ हालांकि फॉर्मूले में n21 -1 होता है, लेकिन अपवर्तनांक जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ा था कि n21 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, और इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि n2/n1। तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है और आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 5वां प्रश्न आपको दे रखा है, एक बिंब अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बिंब की जो दूरी है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले दिया है बिंब की दूरी u = 40 सेंटीमीटर, और बिंब की दूरी है तो हम यहाँ पे ऋणात्मक लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण की जो फोकस दूरी है वो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, दर्पण चूंकि यहाँ पे अवतल है तो फोकस दूरी भी इसी तरफ मापी जानी है, तो ये भी ऋणात्मक होगी। यदि दर्पण को बिंब की दिशा में 20 सेंटीमीटर विस्थापित कर दिया जाए, यदि 20 सेंटीमीटर उसे विस्थापित कर दें, तो फिर बिंब की दिशा में उसे विस्थापित कर रहे हैं, तो नई बिंब दूरी हमारे पास क्या होगी, नई बिंब दूरी u2 = 40 - 20, तो यहाँ पे -20 सेंटीमीटर होगा। 40 में से 20 गए तो -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर 20 सेंटीमीटर विस्थापित कर दिया है वस्तु को, तो प्रतिबिंब यहाँ पे कितनी दूरी पर बनेगा, ये बात आपसे पूछी है, वो चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास बिंब दूरी है और फोकस दूरी है, तो यहाँ मैं प्रतिबिंब दूरी निकालूंगा यानी v1। सबसे पहले तो जो वस्तु कहाँ है 40 सेंटीमीटर पर पड़ी है, तो मैं एक बार बिंब दूरी निकालूंगा, प्रतिबिंब दूरी निकालूंगा, और दूसरी बार में इस वस्तु को विस्थापित कर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर विस्थापित करने के बाद u2 ये काम आएगा, फोकस दूरी ये काम आएगी, और उस दौरान में v2 यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है वो स्थिति निकालूंगा, और वही पूछा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। तो चलते हैं दर्पण सूत्र की तरफ, और दर्पण सूत्र आपसे ये कहता है कि 1 फोकस दूरी v + u। अच्छा, यहाँ पे v1 और u1, क्योंकि हम पहले स्टेज से इसकी फोकस दूरी निकालेंगे, तो ये लीजिए फोकस दूरी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर जो कि माइनस में है, और उसके बाद v1 आपको यहाँ पे निकालना है, तो ये v1 और ये u आपको दे रखा है पहले 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 40 माइनस में होगा। 1/v1 यदि यहाँ से निकाला जाए तो 40 इधर आ गए, तो 40 माइनस ये बच गया 15, और तब v1 का जो मान होगा वो क्या होगा 120, और 3 माइनस 15 का भाग यदि लगाया जाए तो 8, यानी अगर यहाँ देखा जाए तो -5/120, यानी कि यहाँ से ये आपका 1/v1 का मान है, और यदि यहाँ पे v1 का मान सीधा निकाला जाए तो 24 सेंटीमीटर, माइनस में 24 सेंटीमीटर यहाँ से निकलेगा। अब ये v1 हमारे पास पड़ा है -24, और अब कहा जा रहा है कि वस्तु को सरका दिया गया है, तो
सरकाने के दौरान U2 कौन सा काम में आएगा, -20 सेंटीमीटर। अब जो बिंब दूरी है, सरकाने के बाद 20 सेंटीमीटर सरका जाए तो बिंब दूरी 20 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये लीजिए फोकस दूरी फिर से आपको दे रखी है, दर्पण सूत्र में काम में ले रहा हूँ, ये 15 सेंटीमीटर जो कि माइनस में है, और 1/V2 हमें निकालना है। और दूसरा, अब U2 का मान कौन सा लेंगे, 20, तो ये माइनस हो गया प्लस की जगह, और 20 सेंटीमीटर। पक्षांतर करेंगे तो 1/V2, और V2 का जो मान होगा वो आपको यहाँ से ये 20 हो जाएगा माइनस ये 15, और 20 15 60 हुआ, और 3 - 15 चौके 60, तो V2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर V2 का मान निकालोगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, -1/60 यानी माइनस में 60 आ जाएगा। तो V2 का मान आपको यहाँ से ये मिला है। देखिए पहले प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, -24 सेंटीमीटर पर बन रहा था, और जब इसको सरका दिया गया 20 सेंटीमीटर सरका दिया गया, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, V2 यानी कि प्रतिबिंब बनता है -7 सेंटीमीटर की दूरी पर। और इसमें विस्थापन पूछा है कि कितना विस्थापित हुआ है, तो भाई 24 से कहां पर आ गया है 60 में, अगर घटाओगे तो 60 - 24 यानी कि 36 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। तो 36 सेंटीमीटर विस्थापन इसका आंसर होगा। पहले प्रतिबिंब 24 पे था और फिर प्रतिबिंब कहां बना है 60 पे, जब वस्तु को सरकाया गया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, और उसमें ये कहा गया है कि अवतल दर्पण से बिंब का 4 गुना प्रतिबिंब मिलता है, जितना बिंब है उसका 4 गुना प्रतिबिंब मिलता है। तो कैसे, ये लीजिए दिया गया है बिंब, और बिंब माना कि x है, ये है आपका बिंब, तो 4 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा 4x, ये होगा प्रतिबिंब। भाई बिंब का 4 गुना है तो इसे 4 गुना हम कर भी रहे हैं। और दूसरा कहा है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है यानी r का मान वो आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर। और इंपॉर्टेंट क्या है कि अवतल दर्पण है तो इसलिए -48, अगर फोकस दूरी निकाले तो 48/2 यानी कि माइनस में क्या मिलेगा आपको 24। फोकस दूरी आपके पास आ गई है माइनस में 24। तो लीजिए आपके पास फोकस दूरी है, v है और u है, दर्पण सूत्र में इसका मान रख दीजिए, दर्पण सूत्र से, और 1/, फोकस दूरी, और फोकस दूरी आपको दे रखी है माइनस में 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, दर्पण है इसलिए 1/v, और v का मान कितना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब का 4 गुना है, तो यहाँ पे 4x, और ये माइनस, क्योंकि बिंब है और माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस, और 1/u का मान क्या हो गया x। दोनों का जब एलसीएम लिया गया तो मेरे पास 4x आया, 1 - 4 हो गया, और 1/24, और जब भी आप निकालोगे इसका आंसर तो -3/4, और ये हो गया 24। और यदि पक्षांतर किया गया तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू -3 को 24 से, तो 24 दिए 72 हो गए, और 72 भी माइनस में और 4x भी माइनस में, आपस में कैंसिल। तो x का मान यदि यहाँ से निकाला जाए तो 72/4 यानी x बराबर कितने प्राप्त होंगे आपको 18। अब यहाँ पे x है क्या, ये ध्यान दीजिए, हमने x को माना है बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी u हमेशा ही किसमें होती है, माइनस में, तो पहली बात तो ये माइनस में हो जाएगी। दूसरा, यहाँ 4x जो है वो क्या है, प्रतिबिंब, तो अगर प्रतिबिंब की दूरी भी मेरे को निकालनी है तो x की जगह मैंने कितना रखा 18, तो यहाँ पे 18 को फिर से 4 से गुणा किया, 72 हो गए, जो कि किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। तो इस तरीके से आप प्रतिबिंब की दूरी को भी निकाल सकते हैं और बिंब की दूरी को भी निकाल सकते हैं, तो ध्यान रहे। अगला 7वां आपका जो प्रश्न है वो ये है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, एक मोमबत्ती है, इसकी लंबाई यानी बिंब की ऊंचाई हम जिसे कह सकते हैं h से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ है कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपको 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कही गई, और 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती यानी ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी प्रतिबिंब लेंस के बाद जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 6 सेंटीमीटर है।
अब ध्यान रहे, चूंकि लेंस हमारे पास कोई सा भी है, प्रतिबिंब जो आपका h डैश बन रहा है यदि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो बात स्पष्ट है कि उसे हम माइनस में लेंगे, यदि ऊपर बनता तो हम किस में लेते, प्लस में। तो यहाँ हम 6 को भी माइनस में लेंगे, कोई नई बात यहाँ पे है नहीं। तो ऊंचाइयों का अनुपात हमें दे रखा है, ऊंचाइयां दोनों दे रखी है और फोकस दूरी दे रखी है, और आपसे ये पूछा है कि बिंब कितनी दूरी पर रखा जाए, बिंब कितनी दूरी पे रखे, बिंब की दूरी आपसे पूछी है ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वो इतना लंबा प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ सबसे पहले h और h डैश हमें दे रखा है, तो वही फॉर्मूला हम काम में लेंगे। आवर्धन m इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, ऊंचाइयों का अनुपात, और इसे यूं भी कहा जा सकता है कि v अपॉन u, और लेंस है तो प्लस में। तो यदि मैं इन दोनों को बराबर करूं h डैश बाई h v अपॉन u, तो देखने को आपको क्या मिलेगा, h डैश यहाँ पे दे रखा है -6 और ऊंचाई है वस्तु की 3 और v अपॉन क्या है u। यदि यहाँ से u का मान निकाला जाए तो 6/3 यानी कितना हो जाएगा 2, यानी कि v बराबर -2u। अगर v का मान यहाँ से देखें तो v इज इक्वल टू -2u। आगे हम यही लेंगे v का मान और दर्पण सूत्र में रखेंगे और फिर निकालेंगे मान, और फिर u का मान जब इसमें रखेंगे तो v का भी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं दर्पण सूत्र रीड कर रहा हूं वापस से, दर्पण सूत्र से, और वो आपका है 1 अपॉन फोकस दूरी, और फोकस दूरी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। v माइनस u और v दे रखा है -2u, तो ये लीजिए 2u और ये आपका माइनस, फिर दे रखा है माइनस u का मान क्या होगा आपके पास, u का मान आपको यहाँ पे लिया नहीं गया है तो सीधा सा u ही लिखे, ये लीजिए। जब लसक लिया तो 2u आया, 2u से 2u कैंसिल, -1 और माइनस हो गया, u का भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार, और 1 अपॉन क्या है 10। उसके बाद अब यदि यहाँ पे आप अक्षांतर इसका करते हो -3/2u, -3 को यहाँ तो 10 दिए कितने हो जाएंगे -30, तो 2u बराबर क्या हो गया -30, यानी u बराबर -30/2 यानी कि 15, और 15 भी इसमें माइनस में, तो यहाँ पे -15 इसका मान मिला इसका u का। अब ये u का मान अगर मैं यहाँ इस समीकरण में रखता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा -2 × -15, यानी अगर देखा जाए तो v का मान आपको 30 सेंटीमीटर यहाँ पर मिलेगा। यानी जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है कहाँ पर, 30 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि जब भी ऊंचाइयां दोनों दे रखी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, तो इन दोनों से एक ही फॉर्मूला बन सकता है, वो है आवर्धन का फॉर्मूला। तो हम आवर्धन h डैश अपॉन h लेंगे, और चूंकि m बराबर ये भी होता है कि v अपॉन u, लेंस के लिए प्लस में, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला मैंने लिया और m की जगह कौन सा वाला मान रखा मैंने, h डैश अपॉन h। तो जब दोनों ऊंचाइयों का अनुपात निकाला तो यहाँ पे -6/3 पक्षांतर किया तो v का मान -2u आया, और ये 2u जब दर्पण सूत्र में लेते हैं तो हमारे पास v का मान कितना मिलता है 30 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी कांच के उभयतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, उभय उत्तल लेंस है। उभय उत्तल लेंस का मतलब हुआ कि उसके दोनों जो पृष्ठ है वो उत्तल है, उसके दोनों पृष्ठ उत्तल है। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी जो कि प्लस में लेंगे, और दूसरे वाले उभयतल लेंस में दूसरा वाला जो पृष्ठ है उसकी माइनस में होगी तो r2 माइनस में लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको दिया है, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, यानी r1 का मान 20 सेंटीमीटर और r2 कितना दे रखा है 30, लेकिन माइनस 30 सेंटीमीटर। उभय उत्तल लेंस है तो दोनों में इस तरीके से होगा। अच्छा, कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपको कितना दे रखा है, n का मान 1.5, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। बात बिल्कुल साधारण है कि वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है, अपवर्तनांक दे रखा है, फोकस दूरी पूछी है, तो फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा, लेंस मेकर, लेंस मेकर सूत्र से, यानी 1/f इज इक्वल टू n-1, यानी अपवर्तनांक में से 1 घटा देना है। यदि माध्यम 2 दे रखे हैं तो ध्यान रहे माध्यम 2 है तो n21 माइनस होगा या n2/n1 माइनस होगा, और यदि अपवर्तनांक आपको 1 दे रखा है तो बात सिंपल होगी, केवल n आपको मान के यहाँ पे चलना है। अब लीजिए ये फोकस दूरी और r1 का मान आपके पास है, n का मान सबसे पहले तो 1.5 माइनस 1 हो गया, r1 का मान आपके पास पड़ा है कितना है 20 माइनस का 30 है इसलिए प्लस कर रहा हूं, और r2 का मान 30 हो गया।
तो यहाँ पे ये तो बन गया आपका 0.5 इंटू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 ये लीजिए, ये 60 3 प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 60। तो ये लीजिए 5 बटे 60 और 5 बटे 60 कैंसिल हो गए, तो 0.5 बटे क्या आ जाएगा 12, 0.5 बटे 12 इसका मान फोकस का। उल्टा करेंगे तो 12 में 0.5 का भाग कितने बार चला जाएगा 24 बार, यानी कि f का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 24। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से सारे आंसर आपको सॉल्व करने हैं। ध्यान रहे जब भी वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक केवल दो क्वांटिटी आपको दे रखी हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला काम में लेना फोकस दूरी के लिए, और यदि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दे रखी है तो फोकस दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला काम में लेना है। अगर न्यूनतम विचलन पूछा जाए तो वहां पे आपको प्रिज्म वाला फॉर्मूला काम में लेना है, और बिल्कुल ऑप्टिक्स को हल्के में नहीं लेना है। हल्के में इसलिए नहीं लेना है कि जेईई में भी इसके सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादातर ऑप्टिक्स के सवाल आते हैं। अगर हम इसकी बात करें 2018 की, तो इसमें लगभग 9+9 मीडियम सवाल और 9 छोटे सवाल, यानी कि 18 सवाल ऑप्टिक्स से इसमें आए हैं। और नीट में भी अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, तो उसमें भी सवाल आते हैं। मीडियम और सरल से मेरा मतलब है कि मीडियम यानी कि आंकिक ज्यादातर यहाँ से पूछे जाएंगे, और इजी जैसे कि छोटे जो आंकिक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। दूसरा आपको ध्यान दें कि प्रिज्म जो है वो प्रिज्म का सवाल सन 2018 12th आरबीएससी बोर्ड में आ रखा है, और लास्टवां सवाल ये भी मैं आपको बता दूं 30वां सवाल था, और 30वें का ब यानी कि 4 नंबर का वो सवाल था। प्रिज्म की जो डेरिवेशन है न्यूनतम विचलन के लिए वो आपसे पूछा गया, और हाल ही में आपको पूछा गया यानी 2019 में दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करना, ये पूछा गया था 2019 में, ये भी ध्यान दें। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसको लेकर 1 नंबर का सवाल सन 2018 आरबीएससी बोर्ड में पूछा गया है। तो ऑप्टिक्स को बिल्कुल भी सरल वे में न ले, इन आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करें, और ये हमेशा हुआ है, हर पेपर में आंकिक प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे गए हैं। प्रिज्म की डेरिवेशन पूछी गई है, और प्रिज्म की डेरिवेशन तो 2018 में पूछी गई है, दर्पण सूत्र 2019 में पूछ लिया गया है, 2017 में भी है। तो अब ये अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो लेंस मेकर सूत्र की बहुत ज्यादा संभावना अब है, और इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता, आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ऑप्टिक्स का। आंकिक प्रश्न कुछ एक मैंने सॉल्व करवाए हैं, और कुछ प्रश्न जो बच भी सकते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसका ध्यान रखते हुए, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। यदि कोई सवाल भी आप लोगों का है तो कमेंट बॉक्स में उसका जो है आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और पढ़ते रहे लगातार, अभी से आपको शुरू करना है। थैंक यू।